हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि पेपर 2 का है। तो अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर 2 का पेपर भी एनालाइज करिए, क्योंकि सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन तो है, लेकिन दोनों का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है। थोड़ा क्या एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 2 में, जो कि मतलब यूट्यूब में तो ऐसे पेपर 2 और पेपर 1 सारे वीडियोस में लोग पढ़ाते नहीं अलग अलग करके, क्योंकि सारे का कंटेंट अलग अलग मिलता है और एक ही में सॉल्व कराते हैं, तो बच्चा जो होता है वो उतना एनालाइज नहीं कर पाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से जो है आपको पेपर 2 अलग से करना चाहिए अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो कर सकते हैं जो यूट्यूब पर कराया जा रहा है, लेकिन पेपर 2 के लिए स्पेशली पेपर 2 वाला वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज viewed बाई लेव वाइगोट्स्की हैज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो लेव वाइगोट्स्की विकास और अधिगम के बारे में कहते हैं कि जो लर्निंग है वो अक्सर जो होता है प्रोसीड करता है डेवलपमेंट को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। इनके अकॉर्डिंग अगर बच्चों में सीखने की प्रक्रिया अच्छी है, बच्चा सीखने में अच्छा है, तो वो डेवलपमेंट को प्रोसीड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ये वाइगोट्स्की ने विकास और अधिगम के बारे में कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डेवलपमेंट थ्योरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग समस्टेनियल प्लास्टिसिटी थ्रू आउट लाइफ आर लाइकली टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो ये आप लोग बताइए किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो विकास की भूमिका जो होती है, विकास एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें जो है हमारे इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अकॉर्डिंग पूछेगा तो प्याजे ने हेरिडिटी को ज़्यादा वैल्यू किया है विकास की प्रक्रिया में। इन्होंने बताया कि हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिफर टू। विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के क्या मायने हैं, मतलब क्या इसके क्या मतलब होते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। या ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव ब्रेक्स हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या है? निगेटिव ब्रेक है, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, या डाउनवर्ड निगेटिव विकास की प्रक्रिया अधोमुखी गिरावट है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप है डिसकंटिन्यूटी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे निगेटिव वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिसकंटिन्यूटी क्या है? न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके हैं जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑथोरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चाइल्ड रियरिंग इज बेस्ड ऑन। पालन पोषण की शैली किस पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना। या ऑप्शन नंबर 2 है पक्ष को ना सुनना। ठीक, तो या ऑप्शन नंबर 3 है मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड फॉर द चाइल्ड फ्रॉम द चाइल्ड। या ऑप्शन नंबर 4 है इंगेज इन ज्वाइंट मेकिंग वेरेवर पॉसिबल। जब संभव हो तब बच्चों के साथ साझेदारी में निर्णय लें, यही पालन पोषण की शैली है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, बच्चे के निर्णय को इम्पोर्टेंट देना है, उसके डिसीजन को भी हमको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ठीक है, यही जो होता है पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए पक्ष को ना सुनना है, तो बच्चे के पक्ष को हम कैसे नहीं सुनेंगे और खुद ही निर्णय ले लेंगे, तो इसमें प्राधिकारिक शैली का इंपॉर्टेंस ही क्या रह गया? अविवेकपूर्ण मांग को पूरा करना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जीन प्याजे के विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होता है? ठीक है, तो इसका इंग्लिश वाला यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। तो विकास की प्रक्रिया किस कॉग्निटिव फंक्शन के थ्रू जो है मेनली घटित होता है या चेंज होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन। तो सोशल ट्रांसमिशन को प्याजे ने बहुत कम वैल्यू दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ये ऑप्शन नंबर 3 है मैचुरेशन एंड एक्सप्रेस। ये ऑप्शन नंबर 4 है सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन एंड समायोजन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A 5-year-old child was given 10 passable by her teacher. She put the passable in different formation: short line, long line, and a circle. She counted these passable repeatedly. Which of the following cognitive schema is she accepting to attain according to जीन पियाजे? तो टीचर जो होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो होता है संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, या जो है होता है जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस स्टेज को फॉलो कर रही है। मतलब पियाजे ने, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो है 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। उसमें से सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, और जो होता है हमारा फॉर्मल है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो चारों स्टेज में से वो किस चीज़ का ये कर रही है कि एक 5 साल की बच्ची को टीचर ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं और उस पत्थर को अलग अलग प्रकार से लगाया कि एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर एक सर्कल के रूप में। ठीक, तो फिर उसमें उन पत्थरों को बार बार गिनने के लिए कह रही है। तो वो किस चीज़ की ओर जो है होता है बच्चों को एक्टिव करना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है बच्चों को, ठीक है। तो वो कंजर्वेशन ऑफ नंबर की स्कीमा उसके माइंड में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मेडिएटेड बाय। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कल्चरल टूल, या ऑप्शन नंबर 2 कल्चरल मोड्स, या 3 कल्चरल सिग्निफायर्स, या ऑप्शन नंबर 4 है कल्चरल डेरिवेटिव। हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। संस्कृत औजार, संस्कृत ढंग प्रकार, या सांस्कृतिक सूचक, या सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो जो कल्चरल टूल्स हैं हमारे, कल्चरल टूल्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है। कल्चरल टूल, सांस्कृतिक औजार जो होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास की मध्यता के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ZPD ये जो टर्म है वो वाइगोट्स्की द्वारा दिया गया है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी मतलब क्या है ये चीज़, कि बच्चे का एक विकास का दायरा होता है और एक ऐसा दायरा होता है जहाँ बच्चे जो होते हैं अधिकतम विकास का अधिकतम उसका रेंज होता है जहाँ वो मदद की हेल्प से पहुँच सकता है। तो इसी दायरे को वाइगोट्स्की ने ZPD टर्म दे दिया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो ZPD को जो होता है बढ़ावा देने के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 है कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, या ऑप्शन नंबर 2 ऑब्जर्वेशन लर्निंग, और ये ऑप्शन नंबर 3 है हमारा रिवर्सिबल थिंकिंग, या ऑप्शन नंबर 4 है एक्सपोजिटरी लर्निंग, ठीक है। तो ये वाइगोट्स्की की थ्योरी है। वाइगोट्स्की ने कोलैबोरेटिव डायलॉग्स को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। पीयर लर्निंग की बात कही कि ग्रुप में रह के जो होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो होता है एक मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो आपको हेल्प कर सकता है ZPD जोन को बढ़ाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेक्शनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कॉलबर्ग इज मार्क्ड बाय। तो कॉलबर्ग द्वारा सुझाई पक्ष तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, ये स्टेज 5 को दर्शाता है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ये 4th स्टेज है हमारा, ठीक है। सोशल एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेज है। प्री कन्वेक्शनल का कन्वेक्शनल का 4th लेवल है। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्रता रूप से निभाना, ये हमारा लास्ट स्टेज है, स्टेज 6 है, ठीक है। तो जैसे 3 लेवल 6 स्टेजेस दिए हैं, तो ये पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल का लास्ट स्टेज है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सारा स्टेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। थ्योरी वाली वीडियोस में लाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो, और इस सब मतलब ये सब वर्क कर रहा है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ए प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट विद इन ए क्लासरूम। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षकों की क्या रवैया होना चाहिए? तो शिक्षक का क्या रवैया होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एम्पैथी, रियलनेस और केयर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न अबाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ IQ टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग देखेंगे, प्राप्तांक की अस्थिरता, या परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, या परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, या बच्चों का नामांकित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कई ऑप्शन जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के लिए मुख्य सरोकार क्या है। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, कल्चरल बायस इन टेस्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑफ टेस्ट, या लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेजर कंसर्न यही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन ए क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर रिफर्स टू। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जो खुद से बातें करता हो, उसकी बात यहाँ पे हो जा रही है। तो नॉलेज ऑफ वन आउन कम्प्लेक्स फीलिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यह देखते हैं, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति की विशेषता है। ठीक है, ये आपको ध्यान कर रखना है। अगर इंटर पूछता है तो 2 लोगों के बीच में है। ठीक है, चलिए, और इंट्रा पूछेगा तो स्वयं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रोल ऑफ टीचर विद इन ए क्लासरूम टू इज टू इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड रिलेटेड टू जेंडर। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जेंडर के कक्षा संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में जो है जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि प्रेरित करना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन एक ही हैं, जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप में लचीलापन होना चाहिए जेंडर के संदर्भ में, उसको बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको कह सकते हैं। देखो, जेंडर टाइपिंग इसको सपोर्ट करना है एक हिसाब से। जेंडर कंस्टेंसी बनी रहेगी तो हम उसमें क्या रोल ही प्ले करेंगे। ठीक है, और अडॉप्ट करने को कहेंगे जेंडर रोल्स को, तो फिर इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो टीचर का रोल होना चाहिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप जो रूढ़िबद्धताएं धारणाएं हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखे, उसको ये ना जो चली आ रही है उस पर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो ना करे, उसमें चेंजेस लाने का कोशिश करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल ए टीचर नीड्स टू। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ रीड करते हैं, आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, ये करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। फाइंड क्रिएटिव वे ऑफ इंगेजिंग विथ डाइवर्स लर्निंग पेज ऑफ स्टूडेंट। तो डाइवर्स पहली बात हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और लर्निंग पेज ऑफ स्टूडेंट तो ये भी देखना है कि सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। फिलहाल हमको सारा ऑप्शन रीड करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन चलते हैं, क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शन, विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 इससे बेटर है, तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ ही हम लोग जाएंगे। कक्षा में योग्यता के आधार पर सामूहिककरण करना, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि एक कैपेबिलिटी के बेस पे बच्चों को अलग थलग कर देना, ये गलत ऑप्शन है। ये भी नहीं है, मानक स्तर पे स्टैंडर्ड लेवल पे हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं, सभी के लिए सब कुछ करते हैं। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मकता तरीके खोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, कब यूज़ हुआ होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबमिटिव असेसमेंट जो होता है वो क्लास के बाद होता है, यानी कि टेस्ट हो गया, मार्क हो गया, आपका एग्ज़ाम का मार्क्स हो गया या टेस्ट है, वो सब सबमिटिव असेसमेंट का हिस्सा है। जबकि क्लास के दौरान ही आपसे को अगर कुछ पूछा जा रहा है ना, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, या कोई भी आपको टास्क मिल रहा है उसके बीच में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, टू प्रोवाइड टीचर विथ ए रेशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट एंड एग्जाम पेपर। शिक्षकों को
तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए नहीं होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। चलिए ने और टीचर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए असेसमेंट होता है। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए होता है। बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फीडबैक के लिए होता है, यानी बच्चों की कमियां वमियां कहाँ रह गई हैं इससे पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन अच्छा है, विद्यार्थी में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करना, तो ये कोई बात नहीं हुई। अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को, ये भी बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट। मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन रीड करते हैं हम लोग। एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विथ इन ए क्लासरूम। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समांतर शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों आंसर सेम लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग सांस्कृतिक का नाच गाना प्रस्तुत करना, क्या बहुसांस्कृतिक शिक्षा का ये उद्देश्य है? तो ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी ये दोनों राइट आंसर है, ये दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, the education of learner from disadvantaged and deprived backward can get negatively influenced by which of the following? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ये बताना है आपको कि इसमें से किस पे जो होता है वो बच्चों पे पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों पर शिक्षा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं। स्टीरियोटाइप का, बिल्कुल, अगर उनके साथ कुछ रूढ़िबद्धताएं वाली बात आती हैं तो उनको उस पर इफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, तो जो उनको नॉलेज सिस्टम का अभाव रहता है, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का बिल्कुल इस पर फ़र्क पड़ता है, नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों को। और वही पाठचर्या या टॉप डाउन करिकुलम, तो करिकुलम भी इफेक्ट डालता है इस पर। स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या, तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, ये बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। निगेटिव इफेक्ट के लिए ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम लोग कहते हैं सृजनात्मक सोच को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है? तो किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से बढ़ाया जाता है। यहाँ कन्वर्जेंट दिया है, इसलिए आप जो है इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी सोच, ठीक है। अभिसारी सोच से नहीं बढ़ाया जा सकता, अपसारी सोच से बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सारी सोच, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ए चाइल्ड विथ लोकोमोशन डिसेबिलिटी ज्वाइन ए प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ द चाइल्ड विथ इन ए स्कूल। एक गीत विषयक असक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेती है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? तो इसमें से आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन रीड करते हैं। एक बच्ची है जो कि चलने में असमर्थ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उस समावेशन में उसके सुसाध्य नहीं है, मतलब सहायक नहीं होगी, उसके लिए क्या एक ठीक नहीं है उस बच्ची के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा के क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना। बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ का सिस्टम जो है वो बनाया जाए। एजुकेशन सिस्टम हो या फिर जो है स्कूल का सिस्टम हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, समकक्षियों में सहानुभूति की भावना का विकास करना। तो समकक्षियों है उसमें सहानुभूति का विकास करना, ये भी एक अच्छा मतलब सहायक है,
ठीक है, समावेश को सुसाध्य करने का सहायक है। ऑप्शन नंबर 3 है आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, तो इसको मैंने अभी तुरंत ही डिस्कस किया है, ये तीनों हमारा अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 करते हैं अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, ये बिल्कुल ही बेकार है, उसको ये जताना कि उसके अंदर इस तरह की अक्षमता है, ये बहुत उससे वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होगी, है ना, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, Which of the following would not be facilitative with respect to children with specific hearing disabilities within a regular school? एक समान स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। मतलब कि एक रेगुलर स्कूल में अगर किसी बच्चे को हियरिंग डिसेबिलिटीज़ है तो कौन सी फैसिलिटी ठीक नहीं है या कौन सी सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग को देना है जहाँ मुमकिन हो वहाँ अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट मिलनी चाहिए, बिल्कुल ये राइट आंसर है। पाठचर्या में विवेकी समायोजन, तो रिजनेबल एकोमोडेशन होना चाहिए करिकुलम में, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टिन्यू निगेटिव कमेंट ऑन एरर कमिटेड, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी, तो ये कोई हमेशा नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बच्चे इससे जो होते हैं हताश हो जाएंगे और कुछ भी बोलने से डरेंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, मतलब कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना, तो इंडिविजुअलाइज करेगी रिलेशन प्लानिंग को, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है, यही सुसाध्य नहीं है, नकारात्मक टिप्पणी लगातार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए नहीं है, किसी भी बच्चों के लिए। मान लो कोई छोटा बच्चा आपके स्कूल में आता है और आप उससे कुछ कहने के लिए कहते हो और वो कहना शुरू करता है और मान लो वो मिस्टेक से करता है और आप उसे बार बार टोकेंगे तो वो एट लास्ट वो बोलना ही बंद कर देगा, वो कहना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सक्सेस इन स्कूल शुड बी ब्रॉड एंड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विथ इन ए स्कूल टू इंक्लूड। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमी उपलब्धि तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ठीक, तो ऑप्शन रीड करते हैं। अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, या क्या ऐसा करके उसके अकादमिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा जाता है सफलता को, उसको व्यापक बनाना चाहिए, या सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, तो बिल्कुल सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो सक्सेस को है वो एक अकादमिक उपलब्धि तक सीमित ना रखकर उसका व्यापक बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 को रीड करते हैं। घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा ऐसा नहीं हो पाएगा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिस पर बच्चे कमज़ोर है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन ए स्टूडेंट कैन। निम्नलिखित में से किस में से एक विद्यार्थी की संरचना समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों की जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है उसकी पुष्टि करता है कि वो उसका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन रीड करते हैं। दी गई जानकारियों को सही रूप में दोहराना, तो सिर्फ दोहराने से उसका कंसेप्ट क्लियर है ये हम नहीं पता कर सकते हैं। सही जानकारी लिखना ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद रखना, तो याद रखना कोई क्लियर आपका टॉपिक क्लियर है ये दिखाता नहीं है। ठीक है, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर इट इज़ ए क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें निम्न प्रकार से मौके मुहैया कराए जाएं। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे को प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों को बताए जाने के लिए अवसर देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्या इसमें से ज़रूरी है कैसे बच्चा जो है होता है वो एक समाधानकर्ता बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने का कहकर।
तो केवल लगा है, वैसे ही आप लोग हटा दीजिएगा केवल केवल वाले ऑप्शन, कुछ वाले ऑप्शन, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करें, बिल्कुल राइट आंसर है ये। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूटर लगाकर, ये सब बेकार ऑप्शन है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, केवल, यहाँ भी केवल है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करा करिए कि जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, ठीक है। द एरर दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी, अधिगम की प्रक्रिया में जब बच्चे त्रुटि करते हैं तो क्या होता है, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एंड बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। और भी देखते हैं, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वो दोहराई ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, ठीक, तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक। चलिए, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारा 3 और फर्स्ट में से हमको चूज़ करना है, तो जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सहज एवं स्वीकृत हिस्सा बनाया जाना समझना चाहिए, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चों की त्रुटियाँ जो होती है वो इसी बात के लिए होती है कि हम समझ पाएँ कि वो जो होता है उनका मेंटल लेवल बच्चों का किस उसमें काम कर रहा है, उसी तरह से हम उनको जो होता है वो अपनी स्ट्रेटजी उनके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर यहाँ। चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चिल्ड्रन इमोशन इन लर्निंग, बच्चों के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका है। चलिए, ऑप्शन रीड करते हैं। संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों में संवेगों से पृथक रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर बाई, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, तो अगर हम आंतरिक रूप से उसको अभिप्रेरित करना चाहते हैं तो इनाम देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। त्रुटियों करने पर दंड देकर, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रीड करते हैं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, बिल्कुल सही है। उसको इसी तरह आंतरिक रूप से मोटिवेट रख सकते हैं हम लोग। शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थी, तो किसी एक विद्यार्थी की बात होगी तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह आप ऑप्शन को छाट सकते हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि हमारा टैग वर्ड, जिसको काफ़ी सारे यूट्यूबर मतलब हाईलाइट करते हैं, टैग वर्ड, ये ऐसे आप लोग छाट सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं, मतलब जो बच्चे एक कह सकते हैं कि अच्छे IQ लेवल वाले बच्चे होते हैं या मास्टर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। तो ऑप्शन रीड करते हैं। लो फियर ऑफ फेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, असफलता का शून्य भय, क्षमता का वर्धिक दृष्टिकोण, तो ये हमारा अच्छा ऑप्शन। असफलता का अत्यधिक भय, तो ये असफलता का भय नहीं होता है जो बच्चे मास्टर ओरिएंटेड लर्नर होते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। असफलता का न्यून भय, ये भी सही है, लेकिन क्षमता का अटल दृष्टिकोण यानी कि इंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी, तो ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए राइट आंसर है, ठीक है। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वर्धिक दृष्टिकोण, ठीक है। अटल से ज़्यादा वर्धिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। भय वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको कहते हैं समस्या समाधान में बाधक कौन सा है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना, एक्टिवेटिंग द राइट स्कीमा, तो ये बाधक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रेस्पॉन्स सेट करना, तो क्या बाधक है। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल प्रॉब्लम, या रियल प्रॉब्लम को पहचानना, ये बाधक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, तो
मतलब अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की समान रणनीतियों का प्रयोग करना, तो क्या ये समस्या समाधान में बाधक है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ये पॉजिटिव वे में काम करते हैं। जबकि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिक्रिया अन्वयता, वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बाधक के रूप में है। जब हम एक रिस्पॉन्स सेट कर देंगे तो वहाँ पे समस्या समाधान प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज की पेडागोजी क्लास का। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंप्लीट एमंग देमसेल्फ इन द क्लासरूम कैन हैव द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, विच ऑफ दीज वुड यू हैव परसीव टू बी हार्मफुल फॉर ए चाइल्ड ग्रोथ। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। ठीक, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक है? ठीक है, हम लोग ऑप्शन रीड करते हैं। इट क्रिएट विनर एंड लूजर विथ इन ए क्लासरूम, तो ये विनर एंड लूजर क्रिएट करता है कक्षा में, तो ये हार्मफुल है। ठीक, चलिए रीड करते हैं सारा क्वेश्चन। तो हो सकता है इससे ये चीज़ हो। ठीक है, इट क्रिएट द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट हैम्परिंग देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, में भी हो सकता है। इट कैन क्रिएट स्टार स्टूडेंट विद इन ए क्लासरूम हुज अचीवमेंट कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड फॉर स्कूल, तो बिल्कुल हो सकता है। इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट टू फिट इनटू कम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? तो सारे हानिकारक हैं। ठीक है, चलिए ये बच्चों में विनर एंड लूजर की भावना को कर सकता है, एंजाइटी लेवल को बढ़ा सकता है, एक कैन बी स्टार हो सकता है ये ना, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है, इसके विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को ढालने में तैयार किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हानिकारक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग नीड्स टू बी मेडिएटेड बाई, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है, मेडिकेटेड होती है। द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग मतलब कि अर्थपूर्ण अधिगम किससे सुसाध्य होती है, मेडिकेटेड होती है। चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। विद्यार्थी के निजी दर्शन साथ एवं दृष्टिकोण से, या ऑप्शन नंबर 2 है हमारा द नॉलेज रिसीव बाय लर्नर फ्रॉम द टीचर, विद्यार्थी द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान। या ऑप्शन नंबर 3 है हमारा द रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम गियर टुवर्ड सबमिटिव असेसमेंट। तो ये ऑप्शन सही था, बट सबमिटिव असेसमेंट नहीं होता, अगर यहाँ फॉर्मेटिव होता तो हम इस पे चले जाते। बेस्ड प्राइमरीली ऑन व्यू ऑफ एक्सपर्ट, तो ये भी बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है हमारा कि विद्यार्थी के निजी दर्शन साथ एवं दृष्टिकोण से इसको सुसाध्य बनाया जा सकता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाया जा सकता है। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन इसके अपोजिट हैं, मतलब कि इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं इस अर्थ मीनिंगफुल लर्निंग को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, पहला हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, तो आज का ये 30 क्वेश्चन का सेट था पेडागोजी का, वो कंप्लीट हुआ है। ये पेपर 2 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हों या कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हों, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।